दोस्तों फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, खुशबू का व्यापार करो। चलो केमिस्ट्री की कॉपी खोलो, और अगर ये खता है तो ये खता बार बार करो, 100 बार करो। आज हमें एक बेहतरीन चैप्टर को स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बेहतरीन चैप्टर का नाम आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आज हमें स्टार्ट करना है। एटम की पूरी माया, एटम से रिलेटेड पूरी कहानी हमें बनानी है, तो इसके लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होगा। ये जानना होगा सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें किससे डील करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, एटम और इसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स की बात करनी है, उनकी बिहेवियर की बात करनी है, उनकी अरेंजमेंट की बात करनी है। बेसिक आइडिया आपको इनका मिल चुका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। आइए एटम की पूरी माया को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले बात करें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम। इसका क्या मीनिंग है? हमें अरेंजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करनी है। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और क्या इनके अलावा भी कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? होते तो हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें इन्हीं पार्टिकल्स की बात करनी है। और फंडामेंटल पार्टिकल्स की पूरी माया को जानने के लिए मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा कंसेप्ट बूस्टर सेशन। उससे पहले मुझे मोल कॉन्सेप्ट यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कंसेप्ट बूस्टर सेशन आपको प्रोवाइड करने हैं, और एक रिडॉक्स रिएक्शन का भी कंसेप्ट बूस्टर सेशन आपको प्रोवाइड करना है। चलिए देखिए, इसकी बात करें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखिए 0 -1 E0 -1, प्रोटॉन को P11, न्यूट्रॉन को ध्यान से देखिए 1 0। ये क्या होगा? ये मास होगा, ये मास होगा। ये क्या होगा? चार्ज होगा। अगेन ये मास है, और ये क्या है? ये चार्ज है। ये मास है और ये चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इसलिए यहां पर 0 इंडिकेट किया गया है। और ये इसका चार्ज है। प्रोटॉन का मास 1 यानी 1 AMU के क्लोज होता है, तो यहां पर ये AMU में रिप्रेजेंट किया गया है। और ये क्या है? ये चार्ज है +1। यहां देखिए न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। चार्ज क्या है? 0 है। मास क्या है? 1 AMU। और ये आप जानते ही हैं 1 AMU 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इसके काफी क्लोज है, तो इसलिए हमने इनके मासेस को यहां पर 1 AMU एंड 1 AMU कंसिडर किया है। एग्जैक्ट मास की बात ऑलरेडी की जा चुकी है, एक बार फिर से करेंगे। अभी तो हमें जल्दी से जल्दी चैप्टर को स्टार्ट करना है। इन तीनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। इलेक्ट्रॉन की पूरी माया को जानने के लिए देखिए, सबसे पहले जीजे स्टोनी ही थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वर्ड जीजे स्टोनी ने ही इस्तेमाल किया था। जीजे स्टोनी ने देखिए क्या रियलाइज किया, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है फंडामेंटल पार्टिकल, वह फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इन 1891 जीजे स्टोनी रियलाइज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीजे स्टोनी ने सबसे पहले यह रियलाइज किया कि इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है जीजे स्टोनी को नहीं पता था। इसके बाद काफी रिसर्च हुई, उसके बाद पता चल पाया कि नेगेटिवली चार्ज्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कोई और नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, इसकी पूरी माया को जानने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, कैसे इलेक्ट्रॉन का पता चल पाया। देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, यानी एटम के इस फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले जो बेहतरीन स्टेप्स उठाए हैं, ये बेहतरीन स्टेप विलियम क्रूक्स एंड जूलियस प्लकर ने उठाए।
और उनके रिजल्ट्स को चुराते हुए जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जी हां, विलियम क्रूक्स एंड जूलियस प्लकर, नाम तो इनके आपने सुने होंगे ही। जूलियस प्लकर, सबसे पहले इन्होंने एटम से रिलेटेड काफी एक्सपेरिमेंट किए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। उसके बाद उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को मॉडिफाई करते हुए, उनके रिजल्ट्स को चुराते हुए जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन का नाम तो आपने सुना होगा ही। देखिए जे थॉमसन ने क्या अंडरस्टैंड किया इनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। द नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन was established by experiments on conduction of electricity through gases। गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो सकती है। ये बात का पता जे थॉमसन को चल पाया इनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन्होंने बनाया था, कुछ वैसा ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप जे थॉमसन ने भी तैयार कर लिया। और क्या हुआ उससे देखिए, A glass tube consists of hard cylindrical tube about 50 centimeter long with 2 electrodes sealed on both the ends। उन्होंने एक ऐसी हार्ड सिलेंड्रिकल ट्यूब ली और उसमें हाइड्रोजन गैस को फिल किया। कौन सी गैस को फिल किया? हाइड्रोजन गैस को फिल किया। कोई और गैस भी यहां पर ली जा सकती है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन गैस है और लो प्रेशर पर है। जी हां, हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पर है। देखिए इसके बाद इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया। जो आप मेटल पीस देख रहे हैं, इन मेटल पीस को बैटरी से कनेक्ट किया गया। जो मेटल पीस बैटरी से कनेक्टेड हैं इनको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोड्स। देखिए जो मेटल पीस बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये क्या है? ये कैथोड है। और जो मेटल पीस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये एनोड है। और इस ट्यूब में क्या प्रेजेंट है? इस ट्यूब में गैस प्रेजेंट है। गैस कोई भी ली जा सकती है, लेकिन यहां पर हमने कौन सी गैस ली है? हमने यहां पर हाइड्रोजन गैस ली है। अगर हाइड्रोजन गैस को इस ट्यूब में रखेंगे और यहां 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं और प्रेशर हाइड्रोजन गैस का कम रखते हैं। कितना प्रेशर रखते हैं? ध्यान से देखिए, प्रेशर रखते हैं 10 रेज टू पावर -2 mm और 10 रेज टू पावर -3 mm के ऑर्डर में। इस ऑर्डर में अगर प्रेशर रखते हैं, ये प्रेशर की यूनिट है mm ऑफ Hg। आई होप यूनिट आपने सुनी होगी। 1 mm ऑफ Hg 1 mm ऑफ Hg 1/760 ATM के इक्वल है। इस यूनिट के बारे में आपको पता होगा। काफी कम प्रेशर किया गया तो देखिए क्या होगा। ध्यान से देखिए, अगर हम हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? हमारे पास 2 चार्ज्ड प्लेट्स हैं। देखिए 2 चार्ज प्लेट्स हैं। एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा। हाई वोल्टेज चार्ज काफी ज्यादा होगा। इससे क्या होगा? ध्यान से देखना है। यहां पर देखिए ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है। ये कैथोड है, ये एनोड है। नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट क्या है? कैथोड है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट एनोड है। ये हमारे पास है। हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास हैं जो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच होंगे। और अगर प्रेशर काफी कम है, लो प्रेशर है, उस केस में ये जो हाइड्रोजन एटम होंगे, ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे। और यहां पर देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। ये हम बाद में जानेंगे, लेकिन ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर एटम की इस पिक्चर को कंसिडर किया जा सकता है। इस प्रकार से एटम हमारे पास होगा। कौन सा एटम होगा? कौन सी गैस हमारे पास है? हाइड्रोजन गैस हमारे पास है। वैसे गैस कोई भी ली जा सकती है। अगर कोई भी गैस लेंगे तो ऐसे ही हालात होंगे। अगर 2 मेटल प्लेट हैं और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो होगा क्या? होगा ये, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये देखिए पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही होगी। अगर ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो ज्यादा फोर्स से ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ इस नेगेटिव चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रही होगी। और अगर यहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज हुआ तो जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन है, इसको कौन खींचेगा? ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट इस न्यूक्लियस को खींच रही होगी। वैसे न्यूक्लियस की बात इस एक्सपेरिमेंट में नहीं की गई थी। इस एक्सपेरिमेंट में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की बात की गई थी। तो यहां देखिए, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इसको कौन खींच रहा है? इसको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट खींच रही है। अगर आपने ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो ज्यादा पोटेंशियल से क्या होगा? 10,000 वोल्ट आपने अगर यहां पर वोल्टेज अप्लाई कर दिए, इससे ये होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इसको ज्यादा फोर्स से खींच रही होगी और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर आ जाएगा। कौन से एटम से? हाइड्रोजन एटम से। तो होगा क्या? हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो जाएगा, H आयोनाइज हो जाएगा इस फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं कहां से? फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, H2 गैस से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इस प्रकार से गैसेस में कंडक्शन से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो पाएगी। अब काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा, सर यहां पर एटम तो था ही नहीं, गैस तो यहां पर H2 की फॉर्म में थी। कोई टेंशन नहीं है, अगर गैस यहां H2 की फॉर्म में थी तो देखिए H2 आयोनाइज होगा सबसे पहले H2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, उसके बाद H2 प्लस फर्दर आयोनाइज होगा 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। अगर इनको इस प्रकार से कंबाइन करके देखें तो देखिए हमें नेट क्या मिलता है? H2 आयोनाइज होगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। यानी एक हाइड्रोजन से आयोनाइज होने के बाद हमें कितना इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा? एक इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा। ध्यान से देखिए, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा, 2 एटम से एक मॉलिक्यूल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो पाएंगे। ऐसे काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो पाएंगे। और इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अगर हम ध्यान से देखें तो कैथोड से एनोड है, इसलिए इन रेस को क्या बोलते हैं? कैथोड रेस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैथोड रे होगा। काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो काफी सारे मॉलिक्यूल से काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे। अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच गैप काफी ज्यादा है, यानी प्रेशर लो है, गैप ज्यादा है, तो आसानी के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स या इस न्यूक्लियस से दूर जाते हुए एटम को छोड़ते हुए या एनोड की तरफ मूव कर जाएंगी। पहले जो अट्रैक्शन थी ये किसके साथ थी? न्यूक्लियस के साथ थी। लेकिन आपने यहां पर ज्यादा वोल्टेज यानी 10,000 वोल्ट अप्लाई किया है। इतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने से ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर किसकी तरफ मूव कर जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। इनफैक्ट एनोड को पेनिट्रेट भी कर सकता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, पेनिट्रेशन पावर तो होती ही ज्यादा है, तो देखिए पेनिट्रेट कर सकता है। और एनोड को पेनिट्रेट करते हुए एनोड के पीछे ये ZNS लगा होगा। क्या लगा होगा? ZNS। ZNS फ्लोरोसेंट मटेरियल है। जैसे ही ये कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ स्ट्राइक करते हैं? ये स्ट्राइक करते हैं ZNS के साथ, तो आपको ग्रीन स्पॉट मिलेगा। जी हाँ, यहां जैसे ही स्ट्राइक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? जहां पर भी स्ट्राइक करते हैं वहां पर आपको ग्रीन स्पॉट मिलेगा। ZNS फ्लोरोसेंट मटेरियल है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां स्ट्राइक करता है ये ZNS चमकना स्टार्ट करता है। आई होप आपको भी एक्सपेरिमेंट चमक गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे और ज्यादा अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए, इसको और ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए और ज्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये आपके सामने है, पूरी माया आपके सामने है। क्या हुआ है इसको हम एक बार फिर से देखेंगे, पहचानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। लो प्रेशर क्यों रखा, हाई वोल्टेज क्यों की गई, ये पूरी माया आपको बताई जा चुकी है। लो प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ ट्रेवल करते हुए कहां तक पहुंच पाएंगे? इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ ट्रेवल करते हुए एनोड तक पहुंच पाएंगे। किस तरफ से एनोड तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे? कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे। इनफैक्ट इनकी पेनिट्रेशन पावर
या इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, ये एनोड को पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हाई वोल्टेज क्यों अप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, ये आप जानते हैं। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है, या फिर हम बोल सकते हैं एटम से इजेक्ट करवाना है इलेक्ट्रॉन को, तो ज्यादा वोल्टेज या फिर हम बोल सकते हैं ज्यादा चार्ज अपीयर होगा प्लेट पर, तभी तो इलेक्ट्रॉन को खींचकर उस एटम से अलग किया जाएगा। क्लियर है बात। और इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हुई थी, H प्लस इलेक्ट्रॉन बन पाया था, H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। When sufficient high voltage is applied across the electrodes, तो क्या होगा, stream of particles start flowing from negative electrode to positive electrode. These were named as cathode rays. ध्यान से देखिए होगा क्या, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, या फिर लेफ्ट साइड पहले हमने नेगेटिवली चार्ज प्लेट को कंसिडर किया था। एक बार फिर से लेफ्ट साइड चलिए, नेगेटिवली चार्ज प्लेट को ही कंसिडर करते हैं। राइट साइड पहले भी हमने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को कंसिडर किया था। ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हमारे पास है, तो होगा क्या, देखिए यहां पर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, काफी सारे एटम्स होंगे, और ये फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन होगा। आप जानते हैं, बेसिक आइडिया आपको है। तो देखिए होगा क्या, यहां पर अगर सफिशिएंटली हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी, इसको भी खींचेगी, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे तो इस प्रकार से एटम को छोड़ते हुए प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगे। इनफैक्ट इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है, ये एनोड को पेनिट्रेट करते हुए या पीछे जो ZNS है उसके साथ स्ट्राइक करते हैं। ये ZNS लगा हुआ है, ZNS फ्लोरोसेंट मटेरियल है। जैसे ही ZNS के साथ ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो आपको ग्रीनिश ग्लो मिलता है। देखिए यहां स्ट्राइक किया, ग्रीनिश ग्लो आपको मिलता है, यानी डिस्कवरी हुई किसकी, कैथोड रेज की। ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैथोड से एनोड है, तो ऐसा लग रहा है मानो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ से आए हैं, बिल्कुल आए भी हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेज का नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में किसकी डिस्कवरी हो चुकी है, इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। देखिए कैथोड रेज की हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं। अब वक्त हो गया है डिटेल में कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानने का। सबसे पहले हमें बात करनी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। देखिए कैथोड रेज स्टार्ट कहां से होंगी, कैथोड से, एंड मूव किसकी तरफ करती है, एनोड की तरफ। ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट क्या है, ये कैथोड है, एंड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ये हमारे पास है, ये एनोड है। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज प्लेट यानी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कैथोड टू एनोड, और ये इलेक्ट्रॉन्स गैसेस के आयोनाइजेशन के बाद ही मिल पाए होंगे। कब मिल पाए होंगे, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर के अंडर, लो प्रेशर के अंडर गैस आयोनाइज हो पाई होगी। इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हुए मिलेंगे। कहां से कहां, कैथोड से एनोड। इन रेज को क्या बोला जाएगा, कैथोड रेज। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, दीज रेज themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of fluorescent material। देखिए कैथोड के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच पाएंगे, एनोड तक पहुंच पाएंगे। एनोड के पीछे यहां ZNS स्क्रीन लगी होगी। क्या लगी होगी, ZNS स्क्रीन, और ZNS पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है हमें क्या मिलेगा,
इस प्रकार से ग्रीनी स्पॉट मिलेगा। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जैसे इसके साथ ये कैथोड रेज स्ट्राइक कर पाएंगी, हमें यहाँ पर ब्राइट स्पॉट मिलेगा। और ये ब्राइट स्पॉट ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कोई एनर्जी पार्टिकल स्ट्राइक हुआ है। ये एनर्जी पार्टिकल, सबएटॉमिक पार्टिकल क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई वेलोसिटीज। जब डिस्कवरी होगी इलेक्ट्रॉन की 10,000 वोल्ट, अगर यहां पर वोल्टेज अप्लाई होगी, इतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई होगी, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा होगा, ये किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा? 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली इतनी स्पीड होगी। 10,000 वोल्ट अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ पार्टिकल मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। और उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। इतनी ज्यादा स्पीड से अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैथोड से एनोड ये पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी कैथोड रेज मूव करती हैं। देखिए एक और प्रॉपर्टी आपके सामने है, दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन कोलाइड विद मैटर। किसी भी मैटर के साथ अगर ये हाई एनर्जी रेज स्ट्राइक करती हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, तो क्या होगा? ये जैसे स्ट्राइक करता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। मैटर से स्ट्राइक करने पर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हो जाएगी। हम जानते हैं एनर्जी कंजर्व होती है, तो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में यहां पर रिलीज हुई होगी? अगर यहां डिक्रीज हुई है, तो कहीं रिलीज भी हुई होगी, कहीं एनर्जी कन्वर्ट भी हुई होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। जैसे ही मैटर के साथ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और ये एनर्जी कहां चलेगी? एनर्जी तो कंजर्व होती है, ये एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। हीट की फॉर्म में रिलीज होगी तो मैटर हीट अप हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया होगा, जैसे स्ट्राइक किया काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, हीट एनर्जी रिलीज हुई, तो मैटर हीट अप हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। आइए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं। कहां से कहां? ये ट्रेवल करती हैं कैथोड टू एनोड, इस प्रकार से। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है, आगे चलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन होगा, चार्ज पार्टिकल डेविएट करता है, ये आप जानते हैं। तो कैसा बिहेवियर होगा? बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। देखिए जैसा बिहेवियर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से एक्सपेक्टेड होगा, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसका बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, कैसा पाथ होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएंगे अपनी बेसिक नॉलेज से कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए कैथोड रे की 7th प्रॉपर्टी क्या है। दीज रेज कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट AGBR की बनी होगी, AGBR मटेरियल यूज होगा फोटोग्राफिक प्लेट को बनाने में। और AGBR जैसे ही कैथोड रेज के कांटेक्ट में आएगा, क्या हो जाएगा? इससे AGBR टूट जाएगा। किसमें? AG एंड BR में। इस प्रकार से फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट होगी। जी हाँ, पॉइंट नंबर 7 आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ये BR फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? BR2 में कन्वर्ट होगा, ज्यादा स्टेबल फॉर्म BR2 इसमें कन्वर्ट होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर ये Br- में भी कन्वर्ट हो सकता है। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके बाद देखिए क्या होगा। दीज रेज कैन आयोनाइज गैसेज। हमें इसके बाद एक और प्रॉपर्टी की बात करनी है। ये रेज गैसेज को किस प्रकार से आयोनाइज कर सकती हैं। कोई गैस का एटम हमारे पास A गैस है, कैथोड रेज की इंफ्लुएंस में क्या होगा? ये आयोनाइज हो सकता है।
ये ए गैस प्लस एंड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इस प्रकार से भी एग्जिस्ट कर सकता है। होगा क्या, देखिए ये हमारे पास ए गैस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रे इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करती है तो देखिए क्या होगा, रिपल्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इसका होगा, नेगेटिव चार्ज इसका होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो सकता है। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा हुई तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है, तो रिपल्शन की वजह से, ज्यादा रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन या इस एटम से बाहर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो इससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने से इस प्रकार से गैस आयोनाइज हो जाएगी इस एटम के ऊपर। अब पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल थे तो उस केस में न्यूट्रल चार्ज यानी जीरो चार्ज था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो माइनस चार्ज बाहर जाने की वजह से +1 चार्ज यहां अपीयर होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम आपको मिलेगा, इसे हम कैटायन बोलेंगे। इस प्रकार से गैसेस के आयोनाइज होने से कैटायन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे सामने प्रॉपर्टी नंबर 9 है, द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कैथोड। कैथोड रेज गैसेस के आयोनाइज होने से इनिशिएट होंगी, तो इलेक्ट्रोड की नेचर पर कैथोड रेज का नेचर डिपेंड नहीं करता है। आई होप ये पॉइंट आपको आसानी के साथ अंडरस्टैंड हुआ होगा। देखिए H2 गैस के आयोनाइज होने से इस प्रकार से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो पाई होंगी। तो यहां पर कैथोड के मटेरियल से हमें कोई मतलब नहीं है, कैथोड की नेचर से हमें कोई मतलब नहीं है। कैथोड रेज तो गैस के आयोनाइज होने से मिल पाई है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स का नेचर गैस जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। जी हाँ, नेचर ऑफ कैथोड रेज इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। अगर यहां पर हम गैस O2 लेंगे तो देखिए O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से कैथोड रेज यहां से रिलीज हो पाएंगी। अगर हम गैस N2 लेंगे तो N2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से कैथोड रेज रिलीज हो पाएंगी। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी भी एटम को आयोनाइज करते हैं तो क्या इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये उस एटम के नेचर पर, उस मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रॉन कैसा होगा। सभी एटम्स में एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैथोड रेज का नेचर एटम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, कैथोड के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यहां पर कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी एटम्स के आयोनाइज करने से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल पाएंगे, तो इनका नेचर हमें सेम ही मिल पाएगा। देखिए अगर कैथोड रेज इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ कैथोड एंड नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब के, तो चार्ज बाय मास, ये जो रेशियो है चार्ज बाय मास, ये भी इंडिपेंडेंट होगा नेचर ऑफ गैस टेकन, नेचर ऑफ गैस टेकन, नेचर ऑफ गैस टेकन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से। E by M रेशियो और चार्ज बाय मास रेशियो, E by M रेशियो और चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, is independent of nature of gas taken in discharge tube, देखिए डिस्चार्ज ट्यूब में जहां कंडक्शन ऑफ गैसेस की बात की गई है वहां पर जो नेचर ऑफ गैस है उससे चार्ज बाय मास इंडिपेंडेंट होगा, यानी E by M इंडिपेंडेंट होगा। आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। चार्ज बाय मास और E by M रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। गैस कैसी भी हो, इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होगा तो चार्ज सेम मिलेगा आपको, मास सेम मिलेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो अलग से चार्ज नहीं कैलकुलेट किया गया, मास नहीं कैलकुलेट किया गया। अलग अलग साइंटिस्ट ने काफी एफर्ट्स लगाए, हमें कलेक्टिवली क्या मिल पाया,
E/m, या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। देखिए हमें यहां से चार्ज बाय मास की क्या वैल्यू मिल पाई, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें E/m और चार्ज बाय मास जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से ये मिल पाया -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। इसको जल्दी से याद कर लें, चार्ज बाय मास ये हमें कहां से मिल पाया, ये एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट से, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से हमें चार्ज बाय मास मिल पाया। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या है, इसकी पूरी माया को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वेट करना होगा। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट को भी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे हम। इसके बाद देखिए चार्ज क्या है, इसके लिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया चार्ज ई के लिए, जो कि मिल पाया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसके लिए क्या परफॉर्म करना होगा, इसके लिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मिलिकन ने परफॉर्म किया। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसे यहां से चार्ज मिल पाएगा, इसकी भी हम बात करेंगे। हमारे पास चार्ज बाय मास है, कहां से, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से, और चार्ज हमें कहां से मिलता है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। अब वक्त हो गया है मास को कैलकुलेट करने का। देखिए मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर हमारे पास चार्ज है, चार्ज बाय मास है, तो ऐसा करते हैं, चार्ज को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, चार्ज बाय मास से। ऐसा ही किया गया तो यहां से क्या मिलता है, देखिए यहां से हमें मास मिल पाएगा। चार्ज क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चार्ज बाय मास क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो देखिए चार्ज इतना मिल पाएगा। सी क्या है, सी कूलम है, ये चार्ज की एसआई यूनिट होती है, सी इज कूलम। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव, इसलिए E/m क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां भी देखिए E/m की नेगेटिव वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये हम पुट करेंगे -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। यहां से देखिए हमें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मास क्या मिलता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और ग्राम में क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होगा। 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है, ये आप जानते हैं, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा ग्राम में 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। चलिए इन सभी वैल्यूज को नोट कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मास की वैल्यू क्या होगी, चार्ज बाय मास क्या होगा, चार्ज क्या होगा, यह आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आई होप आपने इन सभी वैल्यूज को याद किया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को एएमयू में कन्वर्ट करते हैं। एएमयू में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का मास, आइए इसकी बात करें। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम में क्या है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम है। और देखिए 1 एएमयू कितने ग्राम के इक्वल है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के इक्वल है। इतने ग्राम को अगर एएमयू में कन्वर्ट करना हो तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एएमयू में क्या होगा, इतने ग्राम को इतने ग्राम से डिवाइड करना होगा, इतने ग्राम को इतने ग्राम से डिवाइड करने के बाद ये मास हमें एएमयू यूनिट में मिल जाएगा। तो देखिए एएमयू यूनिट में मास क्या मिलेगा हमें, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻24। यहां से मास एएमयू में देखिए क्या मिलता है, 0.000548 एएमयू, इतना मास हमें मिल पाएगा। इसके बाद हमें रेशियो चेक करना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने टाइम्स
हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये तो आपने देखा काफी कम है, 0.000548, काफी कम है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। अब देखिए इस रेशियो की अगर हमें बात करनी हो, इस रेशियो की हमें बात करनी हो तो हाइड्रोजन के मास को हमें यहां पर पुट करना होगा। हाइड्रोजन का मास क्या है, 1.008 mu डिवाइडेड बाय 0.000548, और इसके बाद भी यहां डिजिट्स होंगे, और यहां भी अगर इसके एग्जैक्ट वैल्यू को कंसिडर किया जाए और इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू को कंसिडर किया जाए तो ये रेशियो हमें क्या मिलता है, देखिए ये रेशियो हमें क्या मिलता है, 1837, यानी हाइड्रोजन का मास 1837 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, आइए इसकी बात करें। मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हमें क्या मिलता है, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है स्टेशनरी मास डिवाइडेड बाय √1 माइनस v² बाय c²। इसको हमें कब अप्लाई करना है, इसको हमें तब अप्लाई करना है जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफी कम है उस केस में हमें इसको अप्लाई नहीं करना है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास या किसी भी बॉडी का मास कब चेंज होगा, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ये चेंज तब होगा जब v इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। इस फॉर्मूला को आप तभी अप्लाई करेंगे जब v क्लोज है किसके, c के। इफ v इज वेरी वेरी लेस देन, if v is very very less than c, then mass of moving electron, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ms डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² बाय c²। v काफी कम है c के कंपैरिजन में तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। v काफी कम है c के कंपैरिजन में, इसको इग्नोर किया तो देखिए हमें यहां से क्या मिलता है, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के मास के ही इक्वल होगा। कब, जब v काफी कम है c के कंपैरिजन में, उस केस में हमें स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल ही मूविंग इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर करना होगा, यानी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको मास में नहीं मिल पाएगा। लेकिन स्पीड में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर लाइट की स्पीड के कंपेरेबल ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उस केस में मास वेरी होगा। उस केस में हमें इस बेहतरीन फॉर्मूला को अप्लाई करना है जो कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा ये हमें जानना है। देखिए इलेक्ट्रॉन की रेडियस की जो वैल्यू है ये होगी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंटीमीटर यूनिट इज 4.28 इंटू 10⁻⁻14 सेंटीमीटर। ये होगा इलेक्ट्रॉन का रेडियस। इसको एक्सपेरिमेंटली एडवांस कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए कैलकुलेट किया जा चुका है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, रेडियस आपके पास है तो आप इलेक्ट्रॉन को हाइपोथेटिकली स्फेरिकल मानते हुए आप इसकी वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन 4/3 πr³ होगी। क्या देखिए 4/3 इंटू 3.14, पाई क्या है 3.14 इंटू r³ में क्या पुट करेंगे 4.28 इंटू 10⁻⁻14⁻³ जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, यहां से वॉल्यूम मिलती है 3.285 इंटू 10⁻⁻40 सेंटीमीटर क्यूब। और ml ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को स्फेरिकल मान लिया जाए तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी। ऐसे ही हाइपोथेटिकली डेंसिटी की भी बात की जा सकती है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास बाय वॉल्यूम। ये आपका होमवर्क है, आपको डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है। मास ग्राम में पुट करना है, वॉल्यूम ml में पुट करनी है।
तो ग्राम पर एमएल में डेंसिटी आपको क्या मिल पाएगी, ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब, और एमएल में आपके पास क्या है, वॉल्यूम है। और पीछे देखिए मास आपके पास है, कौन सी यूनिट में मास है, मास आपके पास ग्राम यूनिट में है। तो ग्राम पर एमएल यूनिट में आप आसानी के साथ डेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। हिंट मैंने आपको दिया है, तो जल्दी से आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स डेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कमेंट करना है क्या होगी डेंसिटी। काफी कम लोग जानते हैं इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को। आई होप आपने इन वैल्यूज को याद कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा, इसको हमें यहां पर अंडरस्टैंड करना है। ये होगा पैराबोलिक। कैसे पैराबोलिक होगा, पैराबोला की इक्वेशन y इज इक्वल टू kx स्क्वायर होती है। अगर ऐसी इक्वेशन हमने इसकी ट्रेजेक्ट्री की यहां पर एस्टेब्लिश की, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का पाथ भी पैराबोलिक होगा। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन को इन चार्ज प्लेट के बीच से ट्रेवल करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, ये पैराबोलिक होगी। ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री इस प्रकार से पैराबोलिक होगी। फोर्स कहां लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को खींच रही होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो आप देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर ये मूव करता है वाई डायरेक्शन के साथ साथ एक्स डायरेक्शन में भी, तो इस केस में वाई डायरेक्शन में अगर यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ ई वाई डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो एफ ई किसके इक्वल होगी, एम ए के इक्वल होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एफ ई किसके इक्वल है, ये एम ए के इक्वल है। तो देखिए वाई डायरेक्शन में ए वाई क्या होगी, एफ ई बाय एम होगी। ए वाई क्या होगी, एफ ई बाय एम होगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये तो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में थी, वाई में तो थी नहीं। बाद में देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आपको देखिए वाई डायरेक्शन में भी मिलेगी। यानी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो थी, बाद में होगी, बाद में नॉन जीरो होगी। लेकिन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर को अगर वाई डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, इन वाई डायरेक्शन, तो क्या मिलता है हमें, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो मिलती है, और वाई कोऑर्डिनेट ये देखिए एस को हमने रिप्लेस किया वाई से, ये वाई होगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए क्या है, ए है एफ ई बाय एम, ये ए है। टी स्क्वायर क्या होगा, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमें एक्स डायरेक्शन में स्पीड की बात करनी होगी। स्पीड क्या है, vx है x बाय टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। ये देखिए x डायरेक्शन में स्पीड क्या है, vx है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो टाइम क्या हुआ, टाइम हुआ x बाय vx। आइए इस टाइम को यहां पुट करें x बाय vx, तो यहां से क्या मिलता है, ये टी स्क्वायर है, यहां से मिलता है 1/2 इंटू एफ ई बाय एम, एफ ई बाय एम इंटू देखिए क्या होगा एफ ई बाय एम इंटू एक्स बाय वी एक्स रेज टू पावर 2। ये कांस्टेंट है, ये देखिए ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हमें मिलता है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोलिक होगा। हैंस प्रूव्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। देखिए इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या होगी, पैराबोलिक होगी। हल्की फुल्की फिजिक्स को यूज करते हुए हमने यहाँ इसकी ट्रेजेक्ट्री को देख लिया है। वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं, आपको ये पता होना चाहिए ट्रेजेक्ट्री होगी क्या, पैराबोलिक होगी, हाइपरबोलिक होगी, या फिर कुछ और होगी। ये हमने देख लिया है मैथ्स को यूज करते हुए, फिजिक्स को यूज करते हुए, इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगी। अब ये आपका होमवर्क है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसी होगी ट्रेजेक्ट्री, ये आपको पता करना है। और नेक्स्ट सेशन इससे लंबा होगा, आज बिल्कुल बेसिक सेशन था,
तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं किया है। तो नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल रेडी हो जाएं, हमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड और बातें करनी है, इसके साथ साथ और डिस्कवरीज को जानना है। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी।